चलिए आइए शुरू कर रहे हैं। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कुछ रियल लाइफ डेटा के ऊपर आपका जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आपने अभी सीखा उसको अप्लाई करना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए एक्सेल खोल लिया। एक्सेल में दो कंपनी का स्टॉक का ईयरली प्राइसेस, क्लोजिंग प्राइसेस को लिया। एक RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का और दूसरा येस बैंक का। अब आपके मन में ये सवाल है कि ये प्राइस आप कहाँ से लेते हैं, तो मैं जस्ट गूगल किया। गूगल में हिस्टोरिक प्राइसेस ऑफ स्टॉक सर्च किया, हिस्टोरिक प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स सर्च किया तो मनी कंट्रोल का एक पेज खुलता है। ये सबसे इजी टू यूज है। मनी कंट्रोल का वेबसाइट में गया, वहां पे कंपनी का नाम पूछा मुझसे कि, तो मैंने टाइप किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज को टाइप किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपको डेली डेटा चाहिए कि मंथली चाहिए कि ईयरली चाहिए। तो ईयरली में जाके मैं ईयर 2009 से 2019 तक का जो भी यहाँ पे डेटा था वो पकड़ लिया। फिर ये डेटा को मैं कॉपी करके एक्सेल में ले आया, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया। अब एक और चीज़ दिखा देते, थोड़ा बहुत एक्सेल भी आपको यूज़ करना आता होगा तभी ये सब आप कर पाओगे। तो अब मैं कॉपी करके अगर पेस्ट कर रहा हूं तो देखो कैसे पेस्ट हो रहा है। हाँ, देखा, ये सब चीज एक ही सेल में आ गया। तो ये मतलब ये पेस्ट का तरीका ठीक नहीं है। एक पेस्ट स्पेशल का फंक्शन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ऑल्ट ई एस दबाते हैं तो पेस्ट स्पेशल का बॉक्स खुलता है। उसमें HTML की तरह पेस्ट हो रहा है, ये उसको टेक्स्ट की तरह पेस्ट कर देंगे तो वो ऐसे आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या प्राइस थे, ओपनिंग थे, हाई थे, लो थे, मैं क्लोजिंग प्राइस खाली लिया, बाकी सबको डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट करके ये वाला वैल्यूज बना और उसको फिर सॉर्ट कर लिया, क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है ना, 19 से 9 दिया हुआ है, मैं 9 से 19 बना लिया। उसको सॉर्ट करने का तरीका क्या होता है, इसको मैं डिलीट कर दिया मान लीजिए, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन होता है होम पे सॉर्ट एंड फिल्टर, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया तो ये सॉर्ट होके ऐसा आ गया। ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से मैंने RIL और येस बैंक का दो अलग अलग इंडस्ट्री का स्टॉक प्राइसेस लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो जो आपको सिखाया MPT में फेज वाइज, आप मेरा भी स्टेप्स नोट डाउन करते जाना कि सर ने क्या क्या किया, सो दैट आप इसको एक कोई भी दो अलग अलग स्टॉक को लेके आप भी अपना एक्सेल में ट्राई करें और मुझे भी करके एक बार भेजें। देखता हूं कि आप में कितना अंदर में फायर है कि मुझे कुछ अलग भी करना है। तो पहले मैं स्टॉक प्राइसेस ले लिया। अब मुझे रिटर्न निकालना है, आई नीड रिटर्न परसेंटेज, राइट। तो रिटर्न ऑफ RIL, रिटर्न परसेंटेज निकाल रहा हूं। कैसे निकालूंगा, जैसे फर्स्ट वाला को छोड़ दीजिए, सेकंड वाला से निकालिए। इट विल बी इक्वल टू P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, डिवाइडेड बाई क्या करना है, P0 करना है। एंटर किया। अब जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर परसेंट में नहीं आ रहा है, तो परसेंट में लाने के लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट परसेंट बटन, कंट्रोल शिफ्ट परसेंट बटन। या फिर यहां से जाके भी, ये देखिए यहां से जाके भी आप ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये -3% आ गया। अब इसके हिसाब से मैं सबको खींच लिया। जस्ट बेसिकली यहाँ पे आके डबल क्लिक करने से ये प्लस साइन आ जाता है कॉर्नर पे, डबल क्लिक करने से सारा नीचे तक वो अपने आप दिखा देता है। तो एक का करना पड़ा, बाकी का करना नहीं पड़ा। इसी तरह से रिटर्न ऑफ येस बैंक हम निकालेंगे। सेम फॉर्मूला है ना, तो बस मुझे खाली कॉपी करना है फॉर्मूला। ये शॉर्टकट होता है, यहां से यहां पे सेम चीज अगर पेस्ट करना है तो मैंने शॉर्टकट लगाया कंट्रोल R। वो फॉर्मूला अगर आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे, C3 माइनस C2/C2 वो अपने आप सही कर लिया है। और फिर यहाँ पर सेम तरीका से मैंने खाली डबल क्लिक किया प्लस साइन पे, तो वो सारा का सारा कर दिया।
जिसको हम लोग कितना देर तक मेहनत से करते रहते हैं वो सब यहाँ पे चुटकी बजा के हो रहा है। फिर हम लोगों को एवरेज रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो एवरेज मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग दिया एवरेज। एवरेज निकालने का एक तरीका होता है, देखो यहाँ पे बस सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे नीचे में दिखा देता है एवरेज। सिलेक्ट करने से ही, अगर आपका एक्सेल में नहीं दिखा रहा तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है बहुत सारा, राइट क्लिक करके हो सकता है एवरेज चेक नहीं किया होगा तो नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं और एवरेज भी दिख जाएगा। बट अदरवाइज निकालना है वैल्यू तो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू एवरेज। आप सिलेक्ट करिए और ये पूरा डेटा को ले लीजिए। ये देखिए एवरेज आ गया 12% और यहाँ पे भी एवरेज जस्ट कॉपी करना है 26%, ठीक है। अभी क्या है ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज तो एस्टैब्लिश कंपनी है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न आने का चांस नहीं रहता। यस बैंक और ग्रोइंग कंपनी है तो उसमें रिटर्न अभी आने का ज़्यादा चांस है। अब एवरेज आ गया तो मुझे क्या चाहिए, एवरेज मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, रिटर्न आ गया। बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हो ना आप इसी को, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो इसी को बोलते हो आप। अब इसके बाद हम लोग को चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, रिस्क। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम लोग को क्या करना है, कुछ मेहनत नहीं करना है, इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका भी फॉर्मूला एक्सेल में बना हुआ है। इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन में गए और डेटा सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट किया, ये देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। वही कंट्रोल शिफ्ट परसेंट मारा, परसेंट में आंसर दिखा दिया। फिर यहाँ पे कंट्रोल आर किया, तो जिसमें देखिए ना जैसा रिस्क है वैसा रिवॉर्ड है। अपना यस बैंक में रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, इसमें रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम है, ठीक है। अब समझिए एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो में वेट्स ले लेते हैं दोनों का आधा आधा। सोचिए पोर्टफोलियो का जो वेट्स है दोनों का आधा आधा है, तो यहाँ पे भी 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है, ओके। तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे आएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे आएगा, हाँ फॉर्मूला से सब करना, इज इक्वल टू दिस वेट इनटू ये वाला एवरेज रिटर्न प्लस दिस वेट इनटू ये वाला एवरेज रिटर्न, आंसर आ गया। फिर वही परसेंट में लेना है, 19% आ रहा है। पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है। पोर्टफोलियो रिस्क का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, पोर्टफोलियो रिटर्न का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, वो अपने आप जैसे आप सीखे हो वैसे बनाना पड़ेगा। अब पोर्टफोलियो रिस्क कैसे बनेगा, अच्छा उसके पहले मेरे को कोरिलेशन लगेगा, कोरिलेशन चाहिए। तो कोरिलेशन कैसे आएगा, इक्वल टू कोरिलेशन, इक्वल टू कोरिलेशन बोल रहा है एरे मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज, एरे माने होता है रेंज ऑफ वैल्यूज, एरे 1 एरे 2 दिखाइए। तो एरे 1 है यहां से यहां तक, कॉमा एरे 2 देने बोल रहा है तो एरे 2 है यहां से यहां तक। मतलब किस दो का कोरिलेशन निकालना है, जो कितना मेहनत से निकालते थे वो ऐसे ही रेडीमेड है 0.17, ठीक है। अब पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया मैंने, वेट ऑफ सिक्योरिटी इनटू बोलिए बोलिए एसडी ऑफ सिक्योरिटी, फिर इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कैसे लेंगे एक्सेल में, ये वाला एरो बटन होता है 6 के ऊपर, ये वाला बटन दिख रहा है 6 के ऊपर में होता है, तो पावर में 2 होता है, इसको पावर बोलते हैं, पावर में 2 प्लस फिर वेट ऑफ दूसरा सिक्योरिटी इनटू 48% यानी ये वाला रिस्क, फिर इसका भी पावर में मुझे 2 लेना है तो इसके भी पावर में 2 लिया, प्लस प्लस क्या करना है 2 इंटू, सब में ब्रैकेट डालते जा रहे हैं जिससे एक्सेल कंफ्यूज नहीं हो जाए कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। 2 इंटू वेट, दिस वेट इंटू दिस वेट इंटू दिस वेट, दिस एस डी इंटू दिस एस डी इंटू कोरिलेशन, ब्रैकेट क्लोज। अब पूरा फिर एक और ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट ओपन कर लिए थे, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ओपन इसलिए किया था क्योंकि इसका पूरा स्क्वायर रूट लेना है। अब इसका पूरा स्क्वायर रूट लेना है मतलब पावर में 0.5, पावर में 0.5 इट इज इक्वल टू, पावर में 0.5 मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा
तो आंसर आ गया, देखिए पोर्टफोलियो का रिस्क, दिस इज द पोर्टफोलियो रिस्क। आपको जैसे वेरिएंस भी अगर देखना है तो वेरिएंस का तो फॉर्मूला होता ही है। अगेन जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करके वेरिएंस भी दिखाऊं, तो इज इक्वल टू वेरिएंस। वेरिएंस कैसे आएगा, दिस पूरा सिलेक्ट कर दीजिए तो ये वेरिएंस आ गया, समझ में आ रहा है। तो दिस इज वेरिएंस, कंट्रोल आर कर दिया तो इसका भी वेरिएंस आ गया। वेरिएंस का रूट करेंगे तो एसडी आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस भी दिखा सकते हो, एसडी भी दिखा सकते हो, कोरिलेशन भी दिखा सकते हो, पोर्टफोलियो का रिटर्न भी आ गया, पोर्टफोलियो का रिस्क भी आ गया। ओके, सो दिस इज बेसिक जो आप लोग हर सम में करते हुए आ रहे थे। नाउ अब बात ये कि हम लोगों को मिनिमम रिस्क वाला पोर्टफोलियो देखना है। अब मिनिमम रिस्क वाला पोर्टफोलियो के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेट को चेंज कर करके देखना पड़ेगा। वेट ऑफ RIL आप अलग अलग समझिए और वेट ऑफ आपका यस लिमिटेड को अलग अलग समझिए। वेट ऑफ RIL और वेट ऑफ यस लिमिटेड को अलग अलग समझिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये 100% है, ऐसे माना, ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें वेट ऑफ RIL 100% है और वेट ऑफ यस बैंक जो है वो क्या है, 1 माइनस ये है, 1 माइनस ये, तो ये 0 आ गया। तो नाउ मैं क्या कर रहा हूं, इसमें वेट चेंज कर करके देखना चाह रहा हूं, तो इज इक्वल टू दिस माइनस 10% मान लीजिए चेंज करता हूं, तो ये 90 हुआ। और क्या क्या हो सकता है, मैं चेंज करता गया तो ये समझो 10% आया और लास्ट वाला एक और ले लिया 0%। उसी तरह से यहां पर जब वर्किंग करने गए तो ये 100% आ गया, मतलब कॉम्बिनेशन निकाल लिया। अब मैं 10-10% का रेंज में आपको दिखा रहा हूं, आप चाहो तो 1-1% का भी करके पूरा और लंबा खींच सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। नो, अगर वेट ऑफ RIL और यस आपको मालूम है तो आप क्या कर सकते हो, पहले इस वेट के मुताबिक पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकते हो और पोर्टफोलियो रिस्क भी निकाल सकते हो, ठीक है। पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल रहे हैं, पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू वेट इंटू क्या करना है, रिटर्न का एवरेज रिटर्न जो आया हुआ है 12%, ये लेना है। इसको फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीज करना आता है आपको, F4 दबाने से फ्रीज होता है। F4 फ्रीज क्यों करना है, क्योंकि ये रिटर्न फिक्स्ड है, वेट चेंज होता जाएगा, इसलिए फ्रीज करना पड़ता है। प्लस ये वाला वेट इंटू ये वाला रिटर्न, और इसको भी फ्रीज कर देंगे तो आंसर आ गया, ये रिटर्न आ रहा है, ठीक है। इसको अगर डेसिमल कम करना है इसका, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये देखिए, ये डेसिमल आप ऐसे कम कर सकते हैं, ओके। अब यही रिटर्न बस मेरे को बाद में सब में कैलकुलेट नहीं करना, खाली अलग अलग ड्रैग करके देखना है, ड्रैग कर देना है बस बेसिकली, या फिर वहां पे प्लस साइन आता है जो वहां पे डबल क्लिक कर देना है, यहाँ पे प्लस साइन आता है ना, डबल क्लिक कर देना है, तो आपका ये पूरा पोर्टफोलियो रिटर्न चलाया, अलग अलग तरह का रिटर्न अलग अलग वेट पे। उसी तरह से मैं मान लीजिए पोर्टफोलियो रिस्क देखना चाहता हूं, तो पोर्टफोलियो रिस्क कैसे देखूंगा, वही बड़ा वाला फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। सीखिए इसको, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे देखूंगा, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल टू वही 2 बार ब्रैकेट ओपन करेंगे, वेट इनटू पोर्टफोलियो रिस्क है SD, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, पावर में 2 प्लस फिर वेट इनटू फिर इसका रिस्क, इसको फ्रीज करना था, उसको भी फ्रीज करेंगे, ओके। इसमें भी ब्रैकेट चाहिए, इसमें भी ब्रैकेट चाहिए, पावर में 2 आएगा, इसको भी फ्रीज करेंगे D14 को, क्योंकि ये SD चेंज नहीं होने वाला, जो चेंज होने वाला है उसको फ्रीज नहीं करते, जो चेंज नहीं होने वाला है उसको फ्रीज कर देते हैं। फिर इसके बाद प्लस फिर ब्रैकेट ओपन 2 इंटू
क्या क्या करना है, वेट इनटू दूसरा वेट इनटू ये एसडी जिसको फ्रीज करिए, फिर इनटू ये वाला एसडी जिसको फ्रीज करिए, इसको भी फ्रीज करिए, इनटू कोरिलेशन जो हमने नीचे में निकाला था, ये कोरिलेशन है, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, और सबके पावर में 0.5 स्क्वायर रूट देने के लिए। हाँ हाँ, कोरिलेशन छूट गया क्या? अच्छा हाँ, कोरिलेशन भी फ्रीज करना है, सॉरी, कोरिलेशन भी फ्रीज करना है फंक्शन F4, क्योंकि वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इससे आगे आपका पोर्टफोलियो रिस्क आप परसेंट में देखना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंट, और बस आपको क्या करना है, हर एक में रिस्क को ड्रैग कर देना है। देखिए रिस्क क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन में कम होते 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 कम होके फिर बढ़ना शुरू हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको लेके एफिशिएंट फ्रंटियर देखना है और मिनिमम रिस्क वाला पोर्टफोलियो को विजुअलाइज करना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक चार्ट बना रहे हो, चार्ट। ठीक है, उस चार्ट में समझ लीजिए, अभी एक एग्जांपल में रिस्क के साथ रिटर्न को मैं इधर रख दिया, रिस्क रिटर्न को थोड़ा इधर इधर कर लिया, ये कॉलम को एक बार डिलीट कर दिया। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कर लिया रिस्क और रिटर्न, और फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट, इंसर्ट चार्ट, चार्ट में बहुत सारा वैरायटी ऑफ चार्ट होता है, उसमें स्कैटर चार्ट को लेना है, स्कैटर चार्ट। देखिए चार्ट सिलेक्ट करते ही कैसा बन के आया, यही तो है ना एफिशिएंट फ्रंटियर। अब इसको आप देख पा रहे हो पूरा क्लियर आपका बन के आया यहाँ पे चार्ट। इसको आप थोड़ा खींच खांच लीजिए, जैसे भी बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका मिनिमम रिस्क कहाँ पे आ रहा है। इसमें चार्ट में भी अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं, ये तो पॉइंट वाला मैंने चूज किया। अगर आपको कोई और तरह का चार्ट चाहिए तो स्कैटर में भी अलग अलग तरह का चार्ट होता है, इसमें भी लाइन वाइन वाला भी आप चूज कर सकते हैं, जिससे आपको लाइन ड्रॉ हुआ हुआ दिखेगा। तो इसमें लाइन ड्रॉ हुआ हुआ दिख रहा है, तो वो जो अपने अंडरस्टैंडिंग हाइपोथेटिकली ले रहे थे कि घूम के जाता है, बट वो अब आप एक्चुअल में देख पा रहे हो कि नहीं, सही में घूम के जाता है। ठीक है, इसमें जो मिनिमम रिस्क है, देखिए हर एक पॉइंट पे आपको ये वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे जो मिनिमम रिस्क है, यहाँ पे आपको रिस्क है 25%, यहाँ पे रिस्क आ रहा है 24%, फिर इस पे रिस्क आ रहा है 24%, फिर ये 25% हो जा रहा है। सो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ टर्न ले रहा है। आप चाहो तो ये पूरा डेटा को 2 डेसिमल तक और बढ़ाकर, आप 2 डेसिमल तक और बढ़ाकर भी देख सकते हो, तो आपको और क्लियर दिखेगा कि कहाँ पे रिस्क और कम हो रहा है। जैसे यहाँ 25.10 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए 23.92 आ रहा है, उसके ऊपर वाला में 23.76 आ रहा है। तो ये पॉइंट आपका बेस्ट पॉइंट है, उसके बाद तो रिस्क बढ़ना शुरू हो गया। अब वो 23.76 हमें एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम चाहे तो वो पॉइंट भी खोज के ला सकते हैं। कैसे खोज के ला सकते हैं, अब मान लीजिए एक ऐसे ही हाइपोथेटिकली एक नंबर ले लिया 45% ले लिया। ठीक है, और बाकी सब यहाँ पे कॉपी किया फॉर्मूला। सोचिए यहाँ पे मैं सारा चीज को एक बार शेड में डाल दिया। मुझे क्या चाहिए, ऐसा कोई वेट चाहिए जिससे ये पोर्टफोलियो रिस्क 30.64 सबसे कम आए। तो उसको करने का एक तरीका होता है, अपने यहाँ पर एक्सेल में एक फीचर होता है सॉल्वर। वो सॉल्वर कैसे आता है, जनरली वो इनएक्टिव रहता है, हर एक को काम नहीं लगता ना, इसलिए वो इनएक्टिव रहता है। तो फाइल में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस में जाके एड इन करके एक ऑप्शन होता है। एड इन में जाकर यहाँ पे एनालिसिस टूल पैक नाम का एक टूल पैक होता है, जिसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एनालिसिस टूल पैक को एक्टिवेट कर दोगे तो अभी मेरा एक्टिवेटेड है तो मेरा एक्टिव में दिखा रहा है, आपका इनएक्टिव होगा तो इनएक्टिव में दिखाएगा। एनालिसिस टूल पैक को जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें क्लिक करके यहाँ पे गो में क्लिक करने से
ऑप्शन आता है सॉल्वर एड इन का, तो ओके करने से फिर सॉल्वर एड इन एक्टिवेट हो जाता है और वो डेटा में दिखाई देता है। डेटा में दिखे यहाँ पे सॉल्वर आ रहा है, ठीक है, डेटा में यहाँ पे सॉल्वर दिखाई दे रहा है। तो अब मैं सॉल्वर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सॉल्वर क्या करता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके दिखा देता है। मुझे क्या करना है, यहां पर इस रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो वो अपने आप सेट ऑब्जेक्टिव मेरे से पूछ रहा है क्या करना चाहते हो, मैं बोल रहा हूं मिनिमाइज करना चाहता हूं, ठीक है। व्हाट आई वांट टू डू इज मिनिमाइज। व्हाट आई वांट टू डू इज मिनिमाइज। तो मैक्स पूछ रहा है वो, मेरे को मैक्स नहीं सिलेक्ट करना है, मिन सिलेक्ट करना है। किस सेल को मिनिमाइज करना चाहते हो, इस रिस्क को। वो अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट किया। एक्सेल को भी इतना इंटेलिजेंस है कि आप शायद इसी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपने सॉल्वर खोला, आप शायद इसी को मिनिमाइज करना चाहते हैं। ये सब रूल्स है उसके पास। बाई चेंजिंग सेल्स मुझे ये वाला आंसर बता दो, तो दूसरा वाला तो 1 माइनस किया हुआ है, तो इसको चेंज करके बताओ इसमें आंसर क्या होना चाहिए जिससे मेरा रिस्क सबसे कम आए। बाकी सब जो है एज इट इज रहने दीजिए और कुछ भी चेंज नहीं करिए। देखिए सॉल्व करते देखिए आंसर इसमें चेंज होता है क्या और मिनिमम रिस्क दिखाता है क्या। सॉल्वर सॉल्व कर चुका है, आंसर चेंज कर चुका है, देख रहे हैं 84% और 16% और रिस्क मिनिमम है 23.7%। अब ये रिपोर्ट जो दिखा रहा है वो हमें देखने में इंटरेस्ट था, इस तरह से कि वापस सॉल्व करेंगे। और जो आंसर दिया उसको मुझे ओके करना था, ओके किया तो वो आंसर रह गया, ठीक है। और वो यहाँ पे भी दिख रहा था ना, मैंने आपको बोला था ना, देखो 25.10 है, फिर क्या आ रहा था 23.92 आ रहा था, फिर क्या आ रहा था 23.76 आ रहा था। बट 23.76 से भी मिनिमम पॉसिबल है 23.7%, ओके। मतलब अगर आपको मिनिमम रिस्क लेना है तो एलोकेशन क्या करना पड़ेगा, 84% और 16%। आपको भी मैंने मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का एक फॉर्मूला दिया था ना, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ याद आ रहा है, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस बाई दोनों का वेरिएंस प्लस माइनस 2 इंटू कोवेरियंस। तो उसको यूज करोगे आपका भी यही आंसर आएगा, उसको यूज करोगे यही आंसर आएगा। वो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का डेरिवेशन नहीं दिखाया था ना, क्यों नहीं दिखाया था, मैंने बोला कैलकुलस से होता है। और ये सॉल्वर जो है ना, ये कैलकुलस का ही काम कर रहा है। सॉल्वर इज एक्चुअली टू डू कैलकुलस स्टफ्स, ओके। एक्सेल में एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कैलकुलस करने का। तो इसको अगर आप चाहो तो ग्राफ में वापस ऐड कर सकते हो। आपको अगर ये देखना है कि ये यहाँ पे कैसे है, मान लीजिए चार्ट में गए, सिलेक्ट डेटा में गए, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन होता है। ऐड में एक नया सीरीज ऐड किया, सीरीज 2, ओके। सीरीज 2 में y x वैल्यूज बोल रहा है, तो x वैल्यू मैंने लिया नया वाला 23.7 और y वैल्यू बोल रहा है, तो y वैल्यू मैंने लिया, रिटर्न मुझे दिखाना है y एक्सिस पे, वो ये है। ओके किया, ओके किया। ये देखिए एक पॉइंट दिखा रहा है वो मेरे को, दिख रहा है आपको लाल वाला पॉइंट। ये लाल वाला पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो आपको दिखा दिया गया, ठीक है। मतलब अगर इस पॉइंट पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 23.7 का रिस्क उठाना पड़ेगा, ओके। लेकिन आप तो कंडीशन लगा दिए ना कि सर मेरे को तो इतना रिस्क लेना ही नहीं है, 23.7 रिस्क हम कहां से लेंगे, मेरे को तो और कम रिस्क पे जाना है। आप बताइए अब कैसे एलोकेशन करें। तो फिर मेरा सजेशन क्या रहेगा कि रिस्क फ्री एसेट और रिस्की एसेट का कॉम्बिनेशन में जाइए। अब रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न आपको पहले बताते हैं। सोचिए रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न आ गया RFR, रिस्क फ्री रिटर्न इज इक्वल टू 6% है। तो पहले तो आपको ऐसा एक पोर्टफोलियो चाहिएगा जो आपका शार्प रेशियो को मैक्सिमाइज कर रहा होगा। तो शार्प रेशियो क्या आ रहा है, सोचो। एक ऐसा पोर्टफोलियो वापस एक बनाते हैं, सोचिए यहाँ पे मैं अपना मन से, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है आंसर क्या होगा, एक से 65% ले लिया और बाकी सब यहाँ पे कॉपी डाल दिया, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे मैं कॉपी डाल दिया। इस सबको भी आप परसेंट में चेंज कर सकते हो। दिस इज एक ऐसा पोर्टफोलियो मैं बना के यहाँ पे दिखाऊंगा जिसपे शार्प रेशियो आपका मैक्सिमम आने वाला है, ठीक है। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू RP, मतलब ये वाला रिटर्न
माइनस आर एफ मतलब ये वाला रिटर्न, ओके, ब्रैकेट डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई, हाँ इसका एस डी, करेक्ट। तो ये आ गया शार्प रेशियो इसका। अब ये मैक्सिमाइज करना है, फिर सॉल्वर में चल जाइए, डेटा सॉल्वर। अब इसको ये सिलेक्ट कर लेता है, देखो कितना। अब वो बोल रहा है नहीं वहीं जाना है, क्या नहीं वहां नहीं जाना, अभी आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सेल डायरेक्ट कर दीजिए। अब क्या करना चाहते हो, मैक्स करना चाहते हो तो मैक्स करिए। यहाँ पर मैक्स करके कहाँ पे आंसर चाहिए, छेड़छाड़ कहाँ पे करना है आंसर का, तो मैं ये वाला सेल ये वाला सिलेक्ट कर दिया, ओके। बस सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आता है। सॉल्व बोल रहा है, सॉल्वर सॉल्व कर लिया है, आपको आंसर दिखा दें, दिखा दीजिए जल्दी से आंसर। क्या आंसर है, 48 और 52 है, ओके कर दिया, सोल्यूशन कीप हो गया और बेस्ट शार्प रेशियो आ रहा है आपका 0.4597। तो अब आप चाहते हैं ये भी मेरा इस ग्राफ में मेरे को दिख जाए, अब आप चाहते हैं ये भी मेरा इस ग्राफ में मेरे को दिख जाए, तो कैसे पॉसिबल है। मैं वापस ग्राफ में गया, चार्ट को एडिट करूंगा, चार्ट टूल्स, सिलेक्ट डेटा, वापस ऐड कर देता हूं एक और सीरीज, सीरीज नेम मान लीजिए सीरीज 3 है, सीरीज एक्स वैल्यूज है, ये वाला रिटर्न दिखाओ, और सीरीज वाई वैल्यू में सॉरी ये वाला रिस्क दिखाओ और ये वाला रिटर्न दिखाओ, ओके। ओके करता हूं, ओके करता हूं, तो देखो वो एक और ग्रे कलर का कोई पॉइंट दिखा रहा है आपको, एक और आपको ग्रे कलर का पॉइंट दिखा रहा है। वो कलर वलर चेंज किया जा सकता है दोस्त, आप कलर पे भी दिमाग नहीं लगा के, ग्रे कलर का पॉइंट दिख रहा है क्या आपको, आर यू एबल टू सी ग्रे कलर का पॉइंट, ये पॉइंट है ग्रे कलर का एक पॉइंट। अब इस ग्रे कलर के पॉइंट को ही हम मार्केट पोर्टफोलियो बोल रहे हैं, यही एम है। इसको ज्वाइन करके आरएफ से जो आप यहां से लाइन बनाओगे उसका नाम है कैपिटल मार्केट लाइन, समझ में आपको। तो दिस इज द एंटायर विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट एवर वी हैव लर्नड। इसके बाद अब एक और हो सकता है, मेहनत का काम है वापस, जो मैं नहीं करा अब आप करके दिखा सकते हैं अपने आप, कि अब क्या है, दो पोर्टफोलियो हो गया। अब दो पोर्टफोलियो जो हो गया वो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एक हो गया रिस्क फ्री वाला एसेट को लेकर, और एक हो गया आपका रिस्की एसेट को लेकर, ठीक है। अब इसको लेके वही एक्स्ट्रापोलेशन आप करिए, इसको लेके भी एक्स्ट्रापोलेशन आप कर सकते हैं कि अब इसका वेट मान लीजिए 100% है, सोचो वही जैसे उस समय एक्स्ट्रापोलेट किया ना मैंने, वैसे यहां पे भी इसमें क्या लिखोगे, 1 माइनस 100% लिखोगे, 1 माइनस 100% किया तो 0% आया। फिर हम इसको खींच लेंगे और नीचे तक, यहां पे आ गया 100 माइनस इक्वल टू 100 माइनस, सोचिए 10% का ही गैप में ही कर लिया, इक्वल टू दिस माइनस करिए, सेल रेफरेंसिंग दीजिए तब वो फॉर्मूला पकड़ेगा। ये 90% आया। अब मैं इसको नीचे की ड्रैग करके ले आया कि ये 20 तक जा सकता है, और हो सकता है मेरा रिस्क फ्री कुछ भी ना रहे, ये 10% भी हो सकता है, या लास्ट में 0 तक जा सकता है। अब आप 1-1% का गैप लोगे तो थोड़ा डेटा लंबा होगा, अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं 10-10% का गैप लिया, और इसमें ये 0 से 100 हो गया। अब इस पोर्टफोलियो का आपको रिटर्न निकालना होगा, इस पोर्टफोलियो का रिटर्न आएगा और इस पोर्टफोलियो का रिस्क आएगा, समझ में आ रहा है आपको, इस पोर्टफोलियो का भी रिस्क आएगा। अब इस पोर्टफोलियो का रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ये रहा, हाँ, रिस्क फ्री का रिटर्न आपको मालूम है 6% है, जैसे ये रहा वेट इज इक्वल टू वेट प्लस सॉरी इनटू रिस्क फ्री का रिटर्न कितना है 6% है, प्लस ये वेट इनटू मार्केट पोर्टफोलियो आपने ये वाला ऑरेंज वाला बनाया जिसका रिटर्न है 20%, ये रिटर्न का कॉलम है ना, तो इससे आपका
एक आंसर आया, इसको फ्रीज भी करना है। ये रिटर्न फिक्स है J17 और L15 वाला। तो आपका इससे एक आंसर आया, जो आ रहा है इतना % रिटर्न आएगा, क्योंकि 100% रिस्क फ्री में डालोगे तो 6% ही पाओगे। और ये लेकर अगर आप फिर से नीचे चले आते हो, कॉपी कर लेते हो, तो आपका आंसर आ गया करेक्ट, 100% पे रिटर्न आ गया। वो 19.61 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये 2 डेसिमल तक चल रहा है, और यहाँ पे सिंगल डेसिमल नहीं है ना, वो राउंड ऑफ कर रहा है। अगर आप इसको भी एक्सपैंड करोगे तो 19.61 ही आ रहा है। ठीक है, सो ये पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। अब पोर्टफोलियो रिस्क कैसे आएगा? पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला सोचिए, इज इक्वल टू रिस्क फ्री एसेट का तो वेट वगैरह जीरो ही होता है। रिस्क फ्री एसेट का तो सॉरी एसडी जीरो होगा, आरएफ का तो एसडी जीरो होगा। आप एक फॉर्मूला बना के सोचिए ना, हाउ विल यू मेक द फॉर्मूला? यहां पे सोचिए तो एक बार, इस पर्टिकुलर केस में आपका रिस्क फ्री एसेट का एसडी क्या होता है? जीरो होता है। तो जो आपको एसडी ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए, जो रिस्क फ्री और रिस्की एसेट को लेके बन रहा है, वो कैसे बनेगा? पहले सिग्मा पी स्क्वायर अगर हम सोचें तो इट वुड बी वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट इनटू सिग्मा ऑफ रिस्क फ्री एसेट का होल स्क्वायर प्लस वेट ऑफ रिस्की एसेट इनटू सिग्मा ऑफ रिस्की एसेट का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ रिस्क फ्री इंटू वेट ऑफ रिस्की एसेट इंटू सिग्मा ऑफ रिस्क फ्री इंटू सिग्मा ऑफ रिस्की एसेट इंटू आर। अच्छा, रिस्क फ्री और रिस्की एसेट का आर भी जीरो होता है, कोरिलेशन नहीं होता। ये पूरा एक्सप्रेशन तो जीरो ही हो गया, क्योंकि यहां पे सिग्मा आर एफ तो जीरो ही होगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन भी जीरो ही हो गया। तो शॉर्टकट क्या हो गया? सिग्मा पी इज इक्वल टू वेट ऑफ रिस्की एसेट इंटू सिग्मा ऑफ रिस्की एसेट। यही तो शॉर्टकट हो गया ना। इसका अगर मैं रूट कर दूंगा तो क्या आएगा? पूरा रूट करके क्या आंसर आने वाला है, समझ में आ रहा है आपको? 2 एक्सप्रेशन तो जीरो ही हो गए, 2 expressions are completely zero. So based on this, if I am coming here, what is the formula here? Weight of risky asset, what is it? Weight of risky asset, what is it? 0 into SD of risky asset. SD of risky asset क्या था? 30% था। ठीक है, जो रिस्की एसेट है अभी अपना बेस्ट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो ये वाला है। तो बस इसको फ्रीज कर दीजिए आप और ये आंसर निकाल दीजिए। अभी तो जीरो ही आएगा, क्यों? क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट तो रिस्क फ्री में किया हुआ है। इसको आप फिर नीचे ले आइए ड्रैग करके, तो आपका पोर्टफोलियो रिस्क आ गया। तो आपको याद आ रहा है, आपने बोला था कि सर आप मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करो। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो पे मिनिमम रिस्क कितना है? ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो येलो वाला, मेरा जो येलो वाला वर्किंग है वो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो है। दिस वाज मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो पे मिनिमम रिस्क कितना है? मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो पे मिनिमम रिस्क आ रहा है 23.7। अब एक इन्वेस्टर इतना रिस्क ले ही नहीं सकता, बोल रहा है मैं 23.7 रिस्क ले ही नहीं सकता, अब कैसे एलोकेट करूं? तो आप बोलोगे और रिस्क कम करना है तो कहां जाओ? रिस्क फ्री में जाओ। अब रिस्क फ्री में जाने से देखो क्या क्या रिस्क का सिनेरियोस आ रहा है मेरे पास, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, समझ में आ रहा है? ऐसा सा रिस्क सिनेरियोस आ रहा है मेरे पास। अब आपको हाईएस्ट टू हाईएस्ट मैं इतना ही रिस्क दिलवा रहा हूं 30% का, क्योंकि आपके पास एक मार्केट पोर्टफोलियो है ना जिसमें हाईएस्ट टू हाईएस्ट रिस्क 30%। आप उससे ज्यादा रिस्क तो ले ही नहीं रहे, मार्केट पोर्टफोलियो से ज्यादा आप रिस्क उठाना ही नहीं चाह रहे। Now say an investor wants that he is willing to take risk of only 15%, or say he is willing to take a risk of 10%, which is it is not there in this allocation. That means आपका मिनिमम रिस्क जो आ रहा था वो तो आ रहा था 23.7। अब एक इन्वेस्टर बोल रहा है कि मैं तो इतना रिस्क नहीं ले सकता, मुझे तो 10% रिस्क लेना है, मुझे यहाँ पे आना है, ये देखिए ये 10% पे आना है।
ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करिए जिससे मेरा ओवरऑल रिस्क 10% ही रहे। तो अगर 10% वाला फिगर यहाँ पे दिख जाता, 10% वाला यहाँ दिख जाता, तो मैं यहाँ से एलोकेशन उठा लेता। 9% वाला दिख रहा है, 10 वाला एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, तो वो एग्जैक्ट वाला भी हम लोग खोज सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग समझ लीजिए कैसे ही मन से एक मैं वैल्यू डाल दिया, मेरे को पता नहीं आंसर कहाँ पे आने वाला है, तो 45% एक आंसर डाल दिया और बाकी सबको कॉपी कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टर डिजायर को फुलफिल कर रहा हूँ। इन्वेस्टर डिजायर इज से 10% रिस्क उसको लेना है। ओके, तो उस 10% रिस्क के लिए उस इन्वेस्टर को कितना एलोकेट करना होगा ये हम पता कर सकते हैं वापस सॉल्वर के मदद से। मान लीजिए एक बार इसको मैंने कलर कर दिया, सॉल्वर को बोलता हूँ कि ये रिस्क जो है उसको 10% करके दो। तो डेटा में जाऊँगा, सॉल्वर में क्लिक किया और यहाँ पे सेल वो आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको किसको चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे डाला सेट ऑब्जेक्टिव, ये वाला को चेंज करके, पहले मैक्स मिन कर रहे थे, अभी मेरा डिज़ायर है 10%, तो मैं टू द वैल्यू ऑफ यहाँ पे आके 0.10 डाल दिया। और कहाँ पे आंसर चेंज करके बताना है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, RF एसेट्स, ये वाला आंसर चेंज करके बताओ। और सॉल्वर को बोल रहा हूँ सॉल्व करके दो, रिस्क 10% हो जाए ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे बताइए। तो सॉल्व कर रहा है और सॉल्वर सॉल्व करके आंसर चेंज कर दिया। ओके, ये देखिए आंसर आ गया 66.2 और 34%। 66.2% और 34% एलोकेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स से हमारे इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट करने के लिए 1000 रुपया है, तो वो कैसे एलोकेट करेगा टू अचीव दिस 10% रिस्क। पहले वो रिस्क फ्री एसेट में डालेगा, RF में डालेगा, रिस्क फ्री एसेट में डालेगा, कितना परसेंट डालेगा, 66.2% डालेगा। तो अमाउंट कितना होगा, इज इक्वल टू दिस इंटू 66.2%। तो इससे आंसर आ गया इज इक्वल टू दिस इंटू 66.2% यानी 0.662। इसमें रिस्क फ्री एसेट ये रुपीस के कारण एरर हो रहा है, 1000 रुपया है तो अमाउंट 662 आ गया। नाउ रेस्ट ऑफ अमाउंट कहाँ डालेगा, रिस्की एसेट में डालेगा। रिस्की एसेट में कितना परसेंट डाल रहा है, एक्चुअली 34% दिखा रहा है, बट आप इसको अगर ऐसे एक्सपैंड करोगे तो 33.8 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 66.2 तो यहाँ 33.8 है। तो रिस्की एसेट में RIL है और येस बैंक है हमारा। तो 1000 रुपया का जो ब्रेकअप है उसका टोटल 33.8% यानी 338 रुपये दोनों में जाएगा, इन दोनों को मिला के 338 रुपया जाएगा। और इस 33.8 का ब्रेकअप है, क्योंकि ये जो मैंने आपके लिए बनाया वो इससे बनाया था, जिस मार्केट पोर्टफोलियो के मदद से। और आप मार्केट पोर्टफोलियो का मदद लेकर ही अपना रिस्क 10% अचीव करो, तो उसमें एलोकेशन है 48 और 52। तो पहले आप ये जानिए कि आपका 1000 रुपये का कितना रुपया, 1000 का कितना रुपया पोर्टफोलियो में जा रहा है। इसका आंसर है 0.338। ठीक, उसका फिर कितना परसेंट RIL में जा रहा है, उसका आंसर है 0.48, जो हमने ऊपर में मार्केट पोर्टफोलियो में देखा था। तो इसका अमाउंट आ रहा है 162 रुपीज़। ये रहा मार्केट पोर्टफोलियो में, RIL में 48 और येस बैंक में 52। तो बैलेंस जो बच गया 1000 में वो सब यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 1000 माइनस आपका यहाँ पे जो गया माइनस जो यहाँ पे गया वो येस बैंक में चला जाएगा। सो दैट इन दोनों का टोटल अगर आप देखते हैं तो 338 रुपया हुआ, और तीनों का टोटल आप देखते हैं तो 1000 रुपया हुआ। ये सम यहाँ पे आपको दिख रहा है। फाइन, तो इस तरह से आप इन्वेस्टर को गाइड कर रहे हैं कि आप अपना 1000 रुपया को इन्वेस्ट करें इस रेशियो में, सो दैट आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क जो आएगा वो सिर्फ 10% ही आएगा। और आपका अगर टाइम होराइजन 1 ईयर है तो ओवरऑल रिटर्न जो आएगा वो 10.6% तक आएगा, 10.6% तक आएगा। फाइन,
ये रिटर्न हमारा 10.6% कहाँ से दिख रहा है, वो यहाँ से दिख रहा है ना, पोर्टफोलियो का रिटर्न। एक साल का होराइजन क्यों, क्योंकि मैंने सारा चीज़ जो बनाया था वो एक साल का प्राइस गैप को लेके बनाया था, तो एक साल का रिटर्न 10.6 आएगा। एक साल का रिस्क पीरियड जो है वो आपका होराइजन में 10% है, और आप 1,000 रुपया को ऐसे इन्वेस्ट करोगे। फाइन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मॉडल द पोर्टफोलियो फॉर योर क्लाइंट। अब क्लाइंट का जो दो पसंदीदा स्टॉक है, या आपका जो दो पसंदीदा या रिकमेंडेबल स्टॉक है, आप उसको लेके ये पूरा फ्लो में वर्किंग दिखा सकते हैं। फाइन। ये पूरा फ्लो में आप वर्किंग अपने क्लाइंट को दिखा के आ सकते हैं। ओके। तो नाउ आपसे उम्मीद क्या है हमारा, कि आप इस पूरे चीज को एक बार खुद से करके देखो। कोई भी दो कंपनी का स्टॉक लो, दो डिफरेंट इंडस्ट्री से हो तो ज़्यादा बेटर है, और उसका फिर वही मनी कंट्रोल से ईयरली प्राइस आप निकाल लो, फिर उसको सॉर्ट कर लो, फिर आप उसको अरेंज करने के बाद रिटर्न निकालिए उसका P1 माइनस P0 बाई P0 करके। ठीक है। ये रिटर्न निकाला, फिर रिटर्न निकाल के आप उसका एवरेज देखिए, उसका SD देखिए, फिर उसका वेरिएंस भी देखिए, फिर आप उसका कोरिलेशन देखिए, फिर पोर्टफोलियो रिटर्न निकालिए, पोर्टफोलियो रिस्क निकाल के देखिए, फिर आप वेट्स को चेंज कर करके पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न अलग अलग निकालिए, फिर उसको लेके ग्राफ इंसर्ट करिए, फिर मिनिमम रिस्क वाला सॉल्वर से पता करिए, मार्केट पोर्टफोलियो सॉल्वर से पता करिए बाय मैक्सिमाइजिंग द शार्प रेशियो। शार्प रेशियो के लिए RFR आपको मालूम है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम कर लीजिए, और फिर शार्प रेशियो निकाल के इसको मैक्सिमाइज करिए, तो मार्केट पोर्टफोलियो बना। फिर एक रिस्की एसेट और रिस्क फ्री को लेकर आप अलग अलग पोर्टफोलियो बनाइए, जिसमें आपको डिफरेंट रिस्क और रिटर्न दिखेगा, और इन्वेस्टर का डिज़ायर को अगर फुलफिल करना है तो वो भी आप सॉल्वर से फुलफिल करके आप इन्वेस्टर का डिज़ायर फुलफिल करके दिखा सकते हैं कि उसको किस में कितना एलोकेट करना है। तो मिनिमम रिस्क वाला पोर्टफोलियो से भी कम रिस्क पे आना है तो रिस्क फ्री में एलोकेशन करना है। अब रिस्क फ्री में कितना एलोकेशन करना है वो पता चल जाएगा, तो बचा हुआ कहाँ एलोकेट करेंगे, मार्केट पोर्टफोलियो में। मार्केट पोर्टफोलियो वो है जिसमें शार्प रेशियो हाईएस्ट है। सो दिस इज एन एलोकेशन ऑफ 1,000 रुपीज टू अचीव द डिजायर्ड रिस्क। ओके, चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं और हमारा आगे का पढ़ाई करते हैं। आपसे उम्मीद यही है कि आप भी इसको एक बार जरूर करके देखें, तो आपका पैशन बनेगा, सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बनेगा। ओके, थैंक यू। हम लोग चल रहे दूसरा टॉपिक में, नंबर बी या नंबर 2 था क्या, 1 2 चल रहा है क्या? मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी हो गया? ए बी करके लिखा रहा हूं क्या? अच्छा, ट्रेडिशनल हो गया, मॉडर्न हो गया, अब आ रहा है कैपिटल मार्केट थ्योरी। नाउ इट इज कैपिटल मार्केट थ्योरी और शार्प्स सिंगल इंडेक्स मॉडल। कैपिटल मार्केट थ्योरी और शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल। नंबर 1 है सेंट्रल थीम। नंबर 2 है मार्केट पोर्टफोलियो और मार्केट इंडेक्स। नंबर 3 है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 4 है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 5 है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। नंबर 6 है बीटा कैलकुलेशन।
नंबर 7 है CAPM, सिक्योरिटी मार्केट लाइन SML एंड जेनसेंस अल्फा। नंबर 8 टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क and unsystematic risk of security and portfolio। नंबर 9 प्रोजेक्ट बीटा और पोर्टफोलियो बीटा एंड प्योर प्ले टेक्निक। नंबर 10 ट्रेनर्स रेशियो। नंबर 11 शार्प्स सिंगल इंडेक्स ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। शार्प्स सिंगल इंडेक्स ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। ठीक है, तो आइए पहला सेंट्रल थीम को समझते हैं। देखना, मेन एजेंडा इस पूरे मॉडल का ये है कि एमपीटी का जो कॉम्प्लिकेशन था उसको सिंप्लीफाई कर देना। एमपीटी में जो बहुत सारे सिक्योरिटीज होने से रिस्क कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो सकता था, उसको सिंप्लीफाई करने का ही मेन एजेंडा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो सेंट्रल थीम में कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं एमपीटी वर्सेस सीएमटी। पहला एमपीटी बोलता था रिटर्न्स ऑलवेज हैव सम इनहेरेंट रिस्क, जिसको आप बोलते थे एसडी। रिटर्न्स ऑलवेज हैव सम इनहेरेंट रिस्क, जिसको आप बोलते हैं एसडी। सीएमटी बोलता है देयर इज ऑल्सो अ रिटर्न which is risk free, यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ऐसा भी तो रिटर्न है ही ना जिसमें कोई रिस्क नहीं है, वो है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 2 एमपीटी मेजर्ड रिस्क इज मेजर्ड यूजिंग एसडी। सीएमटी क्या किया, रिस्क को मेजर किया दो पार्ट में। एक पार्ट है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा पार्ट है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का ही नाम रखा गया बीटा।
अनसिस्टमैटिक रिस्क का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन होता है वो आपको बताएंगे। बेसिकली आइडिया ये है, दोनों मिला के जो रिस्क है उसका नाम है एसडी। एसडी का ही दो पार्ट तोड़ा गया है, एक है बीटा और एक है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके, ऐसे समझ के चलिए, कैपिटल मार्केट थ्योरी बोल रहा है हर स्टॉक में एक रिस्क आप पकड़ सकते हैं जिसका नाम है सिस्टमैटिक रिस्क, और एक रिस्क जिसको पकड़ नहीं सकते वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप पकड़ नहीं सकते, बट अनसिस्टमैटिक रिस्क से बचा जा सकता है। कैसे? अनसिस्टमैटिक रिस्क हुआ क्या, पहले ये समझिए। अनसिस्टमैटिक रिस्क हुआ कि कंपनी के ऊपर अचानक कोई केस हो गया। अनसिस्टमैटिक रिस्क हुआ कि उसका कोई की मैनेजर छोड़ के चला गया। अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया कोई अच्छा कस्टमर का ऑर्डर हाथ से निकल गया। जो एक कंपनी को ही अफेक्ट करता है, दूसरा कंपनी को अफेक्ट नहीं करता है। एक कंपनी में जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो मेजर नहीं कर सकते आप, किसी भी तरह से मेजरमेंट उसका पॉसिबल नहीं है। बट इसका इफेक्ट को कम किया जा सकता है या नलीफाई किया जा सकता है बाई इन्वेस्टिंग इनटू कंपनीज ऑफ सेम इंडस्ट्री, बाई इन्वेस्टिंग इनटू different companies of same industry or sometimes by investing into different industries also। अगर आप डाइवर्सिफाई हो जाओगे तो अगर एक की मैनेजर इस कंपनी को छोड़ा तो दूसरा कंपनी को ज्वाइन करेगा, तो दोनों का स्टॉक है आपके पास, तो बैलेंसिंग हो जाएगा। अगर एक कस्टमर का ऑर्डर यहां से हाथ से निकल गया तो किसी और कंपनी को मिलेगा, आपके पास दोनों का स्टॉक है तो बैलेंसिंग हो जाएगा। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क ऐसे ही चलेगा जिसको मेजर नहीं करेंगे हम, बट फिर भी मेजरमेंट का पढ़ाई बना हुआ है, हेडिंग में आया है, वो पढ़ेंगे बाद में। बट इन जनरल वो नॉन मेजरेबल है। तो हम बोल रहे हैं कि अनसिस्टमैटिक रिस्क से आप बच जाओ बाय डाइवर्सिफाइंग, बट सिस्टमैटिक रिस्क आपको बियर करना ही पड़ेगा। दैट इज सपोज टू बी कॉल्ड एज बीटा। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफिकेशन, can be eliminated by diversification, but systematic risk cannot be avoided। Systematic risk cannot be avoided। Third, लिखिए, रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय सिलेक्टिंग by selecting securities with R less than 1। R लेस देन 1 होगा तो रिस्क को काटेगा, याद आ रहा है। और यहां पर ओनली अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, ओनली अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन। Only unsystematic risk can be reduced by diversification। Fourth, में हम लोग ये बोल रहे हैं आपका एक सिक्योरिटी दूसरा सिक्योरिटी से कोई ना कोई रिलेशन रखता है, कुछ ना कुछ रिलेशन है जो रेंज कर सकता है आर, जो मेजर हो सकता है आर से, और वो रेंज होता है -1 to 1। अब एक सिक्योरिटी का दूसरा सिक्योरिटी से कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा जिसमें मेजरमेंट अगर करने जाओगे तो वो रेंज आएगा -1 से 1 के बीच में, और मेजरमेंट होगा कोरिलेशन से। बट हमारा सीएमटी बोलता है कि दो सिक्योरिटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सबका रिलेशन एक ही से है, वो है मार्केट इंडेक्स। आपका रिलेशन भी मार्केट से, उसका रिलेशन भी मार्केट से। हाँ, वाया मार्केट दोनों रिलेटेड हो सकते हैं, डायरेक्टली दोनों इंटर रिलेटेड नहीं हो सकते।
अगर सिक्योरिटी का रिटर्न में कोई चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली मार्केट में कोई चेंज आया है, ओके। और सिक्योरिटी सेकंड सिक्योरिटी है, उसका रिटर्न में कोई चेंज आ रहा है तो समझना मार्केट में कोई चेंज आया है, इसलिए चेंज आया है। मतलब ऐसा मत समझना कि सिक्योरिटी ए में चेंज आया इसलिए सिक्योरिटी बी में चेंज आया। एमपीटी क्या किया, दो सिक्योरिटी का रिलेशनशिप खोजा, बट सीएमटी क्या बोला कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, सबका रिलेशन मार्केट इंडेक्स से। थोड़ा साधु सन्यासी जैसा बात है। हम तुम जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे तुम्हारे में कोई रिलेशन नहीं है, हम सब उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ, स्पिरिचुअल ज्ञान चल रहा है, हम सब उनसे ही जुड़े हुए हैं। अगर हमारा तुम्हारा रिश्ता है तो वाया उधर है, मैं भी उनका बच्चा हूं, तुम भी उनके बच्चे हो, इसलिए हम दोनों का रिश्ता हो सकता है। हमारा दोनों का डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप, ठीक है। तो एमपीटी इज सेइंग दैट टू सिक्योरिटीज are interrelated, two securities are interrelated through correlation which can range from -1 to +1. Two securities are interrelated which can range from -1 to +1. यहां पे बोल रहे हैं each security is directly related only to the market. Or the correlation between security and market is always r greater than equal to 0. नेगेटिव नहीं हो सकता। मार्केट ऊपर तो सिक्योरिटी ऊपर, मार्केट नीचे सिक्योरिटी नीचे, मार्केट नीचे और सिक्योरिटी ऊपर होता है, ऐसा भी सिक्योरिटी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। मार्केट नीचे सिक्योरिटी ऊपर ऐसा मिलेगा, ओके, बट ऐसा अजम्पशन नहीं है। अजम्पशन चल रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, मार्केट ऊपर सिक्योरिटी ऊपर, मार्केट नीचे सिक्योरिटी नीचे। रियलिटी में अजम्पशन हमारा वायलेट कर दीजिए तो कुछ और एक्सेप्शन मिलेगा ही, ठीक है, ओके। तो ये बेसिक 4 थीम है। यहां पे मेन जो चीज पकड़ा गया है वो पकड़ा गया है कि रिस्क कैलकुलेशन जो आप प्योर एसडी कोवेरियंस से करते थे, हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं। रिस्क को हम 2 पार्ट में तोड़ दिए, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक को मेजर करने का भी जरूरत नहीं है, अब ऐसे मेजर कर सकते हैं, उसका एक पढ़ाई है, बट जरूरत नहीं है क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करने से इफेक्ट उसका नलीफाई हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। बट सिस्टमैटिक रिस्क आपको मेजर भी करना पड़ेगा और बियर भी करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक रिस्क का नाम है बीटा। और बस यही बात बताया कि सिक्योरिटी का जो रिलेशनशिप है वो आपस में नहीं है, वो इन जनरल सारा सिक्योरिटी का रिलेशनशिप मार्केट से ही है। तो अब हमारे नोट्स में आ रहा है सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? मार्केट पोर्टफोलियो या फिर मार्केट इंडेक्स। मार्केट पोर्टफोलियो या फिर मार्केट इंडेक्स। अच्छा, जब हम लोग एमपीटी पढ़ रहे थे तो हमने सुना मार्केट पोर्टफोलियो एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसका शार्प रेशियो हाईएस्ट है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास। बट यहाँ पे मार्केट पोर्टफोलियो मतलब बोला जा रहा है ऐसा पोर्टफोलियो जो मार्केट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मार्केट इंडेक्स क्या है? मार्केट इंडेक्स हर इकोनॉमी में जो टॉप कंपनीज है उसको लेके एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है। जैसे इंडिया में 2 इंडेक्स चलता है ना, एनएससी में निफ्टी,
बीएसई में सेंसेक्स। तो वो मार्केट इंडेक्स जो है यानी निफ्टी के अंदर 50 कंपनी है। उस 50 कंपनी का, जैसे निफ्टी का अगर रिटर्न आपको कोई बोल रहा है, निफ्टी का रिटर्न टुडे इज से 9% फॉर एग्जांपल, तो 9% पर एनम अगर निफ्टी का रिटर्न है, इसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी के अंदर 50 सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3, ऐसा करके 50 वैरायटीज है, और हर एक का अपना रेट ऑफ रिटर्न है, करेक्ट। और निफ्टी बनाते वक्त सबका एक वेट पकड़ा जाता है, सबका एक वेट पकड़ा जाता है, और वो वेट होता है इनका हर सिक्योरिटी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। कि मार्केट में जो इनके शेयर्स ट्रेड होते हैं उसका कैपिटल वैल्यू या फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको हम वेट बनाते हैं। व्हाट इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन? आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर ट्रेडेड फॉर दैट कंपनी। कितना शेयर्स उसने ट्रेड करने के लिए इशू कर रखा है। ओके, दैट इज नॉट सपोज टू बी द नंबर ऑफ शेयर्स इन द बैलेंस शीट। Number of shares in the balance sheet will be more because some shares are not allowed to be traded. Okay, तो जितना शेयर्स पब्लिक में ट्रेड करने के लिए छोड़ा गया है उसका जो मार्केट वैल्यू है, दैट इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हर एक का अपना अपना एक वेट होता होगा। ओवरऑल टॉप 50 का अगर 100% होता है तो हर एक का अपना अपना वेट होता होगा। तो आर ई इंटू वेट करके जो रिटर्न आ रहा है, ये एवरेज रिटर्न ऑफ निफ्टी आ रहा है, एवरेज निफ्टी का रिटर्न आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे मार्केट पोर्टफोलियो का मीनिंग बताया गया है मार्केट इंडेक्स। मार्केट पोर्टफोलियो का मीनिंग बताया गया है मार्केट इंडेक्स। गॉट इट? मार्केट इंडेक्स विल कंप्राइज ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिक्योरिटीज इन डिफरेंट वेट्स। वेट्स विल बी द वेट्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। So that way the market index is determined। और मार्केट इंडेक्स का जो रिटर्न है वही मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न है। तो मार्केट पोर्टफोलियो मतलब हम बोलना चाह रहे हैं ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जो इसका रेप्लिका हो, इसका रेप्लिका हो। जैसे 100% है तो सबका वेट आपको मालूम है ना, 2%, 3%, 5%, 9%, 12%, 15% ऐसे वेट तो होगा। तो उस ब्रेकअप में आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, तो दैट पोर्टफोलियो विल बी मार्केट पोर्टफोलियो। अब निफ्टी इज वेरी पावरफुल बिकॉज उसमें पूरा मार्केट का में इस सिक्योरिटी का जितना भी शेयर्स है सबका कैपिटल ले लिया गया। अब ये सबका कैपिटल अमाउंट जोड़ेंगे तो कुछ लाख करोड़ रुपए आएगा। हमारे पास उतना लाख करोड़ रुपया थोड़ी है, हो सकता है कुछ करोड़ रुपए आ जाए। मेरे पास वो फिगर नहीं है, हो सकता है कुछ करोड़ रुपए आ जाए, सम 2 करोड़ रुपीज, समथिंग लाइक दैट। इतना ह्यूज अमाउंट हो सकता है। अब मेरे पास सिर्फ मान लीजिए 10 लाख रुपया है, तो मैं 10 लाख रुपया को बस इसी वेट में तोड़ के एक मार्केट पोर्टफोलियो बना सकता हूं। एमपीटी क्या बोल रहा था? मार्केट पोर्टफोलियो इज द वन हुज शार्प रेशियो इज हाईएस्ट। ये क्या बोल रहा है? मार्केट पोर्टफोलियो इज नथिंग बट रेप्लिका ऑफ मार्केट इंडेक्स, और यू कैन से मार्केट इंडेक्स इज योर मार्केट पोर्टफोलियो। टिपिकली आप एक्चुअल मार्केट पोर्टफोलियो कभी बना नहीं सकते। क्यों? आप उसका रेप्लिका क्रिएट कर सकते हो, आप एक्चुअल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना रुपया तो नहीं होगा ना जितना से इंडेक्स बन रखा है, करेक्ट? आपके पास तो एक छोटा सा अमाउंट ही होगा। तो टिपिकली मार्केट पोर्टफोलियो में हम सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट हम एग्जैक्टली मार्केट पोर्टफोलियो में कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम उसका रेप्लिका ही बना सकते हैं। अरे जैसे भगवान है ना हमारे खुदा, आप उसको देख सकते हैं क्या? हाँ, बस इमेजिन ही कर सकते हैं, और आप उसका मूर्ति बना सकते हैं, आप उसका छवि बना सकते हैं, आप एग्जैक्टली नहीं देख सकते। वही लॉजिक है। मार्केट पोर्टफोलियो इज अ फिक्शन, इट इज एन इमेजिनेशन, इट इज बेसिकली a replica of index which cannot be exactly the market portfolio। अगर आप पूरा कॉपी पेस्ट करके भी बना दोगे ना एक पोर्टफोलियो, सिंस आपका अमाउंट छोटा सा है ना, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़,
तो भी तो आप compete नहीं कर पाओगे ना, इसका बिहेवियर और उसका बिहेवियर एग्जैक्ट सेम तो नहीं आ पाएगा ना, करेक्ट, रेप्लिका करके भी नहीं आ पाएगा। अरे आप शिवजी जैसे पूरा ड्रेसअप कर लीजिए, डमरू ले लीजिए, त्रिशूल ले लीजिए, जटा बना लीजिए, तो आप शिवजी बन जाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे ना। एकदम डिट्टो मेकअप करिए, रेप्लिका ही तो कहलाएंगे, एग्जैक्टली तो नहीं हो पाएगा। वही चीज समझा रहे हैं, मार्केट इज अ फिक्शन। हम जाना चाहते हैं वहां पे बट हम जा नहीं पाते, बट फिर भी हम उसको बेस लेके अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आइए आप यहां पे लिखिए मार्केट इंडेक्स, पहला बुलेट देके लिखिए मार्केट इंडेक्स इज द वेटेड एवरेज ऑफ टॉप सिक्योरिटीज मार्केट वैल्यू और रेट ऑफ रिटर्न is the weighted average of top securities market value or rate of return with highest free float market capitalization used as weight। मार्केट इंडेक्स क्या है? वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज आप निकाल सकते हो मार्केट वैल्यू में भी, जैसे निफ्टी का अगर फॉर एग्जांपल में अगर निफ्टी 50 का वैल्यू जो है, ओके, वो 10,000 पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल, इंडेक्स बोल रहा है 10,000 पॉइंट्स, तो ये कैसे डिराइव किया गया है? जिस दिन निफ्टी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था ना, निफ्टी जब इनिशियली लॉन्च हुआ था, इनिशियल लॉन्च पे उस समय दैट डे, उस समय निफ्टी का इंडेक्स और मार्केट वैल्यू ऐसे पकड़ा गया था कि मार्केट वैल्यू उस समय समझो एक्स अमाउंट रहा होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? मार्केट वैल्यू मतलब किसका मार्केट वैल्यू? ऑफ उस समय जो टॉप सिक्योरिटीज थे उसका। तो उसको हमने माना वो इंडेक्स रहा था 1,000 रुपया, 1,000 रुपया नहीं, 1,000 पॉइंट समझ लो, ठीक है। नाउ टुडे आपका ये इंडेक्स पहुंच गया है 10,000। तो ये कैसे आया होगा 10,000? जरूर एक्स से ये अगर 1,000 रिप्रेजेंट हो रहा है तो टुडे 10x हो चुका है, तो 10x से कितना हो गया? 10,000 हो गया। समझ में आ रहा है कैसे डिड्यूस किया गया होगा इंडेक्स? और ये रियल टाइम में चेंज हो रहा है। अगर ये रियल टाइम में चेंज हो रहा है तो रियल टाइम में ये भी चेंज हो रहा है। आज का मार्केट मान लो 11x पे आके बंद हुआ तो ये 11,000 पे बंद होगा। समझ में आ रहा है? मतलब अल्टीमेटली इन लोगों ने जो इंडेक्स बना रखा है वो कैसे बना रखा है? टॉप 50 सिक्योरिटीज को पिक किया, उसका मार्केट वैल्यू को लिया, उस मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस इंडेक्स से, ओके। तो जब फर्स्ट टाइम था तो मार्केट वैल्यू कुछ रहा होगा एक्स, उसके प्रति इंडेक्स रखा गया 1,000। अब जैसे जैसे मार्केट वैल्यू चेंज होता गया वैसे वैसे इंडेक्स चेंज होता गया। अच्छा ये भी बता देते हैं, जब 1991 में फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, उस समय जो टॉप सिक्योरिटीज थे, आज भी वही सिक्योरिटीज टॉप है ऐसा नहीं है। टॉप सिक्योरिटीज ये लोग हर 6 महीना में रिव्यू करता है, तो किसी को हटा देता है, किसी को निकाल लेता है, किसी को ले लेता है, किसी को हटा देगा, किसी को ले लेगा। टॉप सिक्योरिटीज रिव्यू होते हैं, बोलते हैं कि आज जो टॉप सिक्योरिटीज हैं वो 1991 में एक भी नहीं थे, मतलब जो जो उस समय टॉप होते थे वो सब आज है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो दिस इज अ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन? दिस इज अ पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स मार्केट इज ग्रोइंग, others are coming into forefront।
So many companies have worked very hard to come into the top. Okay, and top companies probably have become complacent. So that's why their names have gone. Some top companies are there, not I will say 100% or churning is there. Some are still able to maintain their position, but many have lost their strength from top. Okay, so ये मार्केट का इंडेक्स के बारे में पढ़ाइए. अभी क्या हुआ, जैसे सीएमए वाले कुछ स्टूडेंट्स मिलने आए, कहीं इंटरव्यू देने गए होंगे अभी इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में, और उनसे इंटरव्यू में पहला सवाल ही पूछ रहा है, बताओ तो निफ्टी कैसे आता है. इंटर पास किया हुआ बच्चा को कैसे पता होगा. बार बार उनको बोल रहा था फटाफट ट्यूशन चालू कर लो, लेकिन वो लोग बोल रहे पहले इंटरव्यू देंगे, पहले इंटर्नशिप सेट करेंगे, फिर चालू करेंगे. तो आपको इंटरव्यू लेने वाला तो नहीं जानता ना इंटर का सिलेबस क्या है. वो तो जो उसको क्लिक कर रहा है बेसिक बेसिक चीज वो पूछना चाह रहा है, वो बेसिक है. ये फाइनल का, इंटर का बेसिक नहीं है, उसको उतना पता नहीं. अब आप नहीं बोल पा रहे तो आपको निकाल दे रहे भैया जाओ. तो ये सब छोटा छोटा चीज है. जैसे अभी सीएफ में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट में एक पेपर है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, उसमें केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में आया, और उस केस स्टडी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया, हाउ इज निफ्टी कैलकुलेटेड. आपको 3-4 लाइन में लिखना है, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन था, हाउ इज निफ्टी कैलकुलेटेड. अब इसके पीछे और भी डेप्थ का पढ़ाई है, इसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं. ओके, गूगल करके पढ़ सकते हैं आप. बट राइट नाउ मैंने एक मेथड पढ़ाया है जिसका नाम है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड. ठीक है. सो निफ्टी का अगर वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू ये है, तो वो कैसे आ रहा है वो आपको पता है. निफ्टी का कॉम्पोजिशन आपको पता है कि उसमें टॉप 50 सिक्योरिटीज है, और सबका अपना अपना मार्केट कैप के हिसाब से वेट रखा गया है. और वो वेट वाला पोर्टफोलियो हम रेप्लिका बना भी लेंगे तो भी मार्केट पोर्टफोलियो का असली स्वाद हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मार्केट इज एक्चुअली अ फिक्शन विच पीपल कैन जस्ट रेप्लिकेट बट कैन नॉट गो देयर इन एक्चुअल. ठीक है. तो मार्केट इंडेक्स हुआ. अब आपको इस पे एक होम टास्क में दे रहा हूं, आज आप करके लाइएगा थोड़ा रिसर्च करके. एक तो होम टास्क में आपको जो एक्सेल कराया वो तो जरूर करिएगा एक बार, कोई भी 2 कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री से उठा के ट्राई जरूर करिएगा जैसे पूरा सिखाया. दूसरा होम टास्क आपका ये है कि निफ्टी 50 में कौन सा 50 कंपनी है, उसका लिस्ट थोड़ा बनाइए, अपने लिए नोट करके रखिए. निफ्टी 50 में कौन सा 50 कंपनी है, और उसका सेक्टर क्या है, और उसका वेट एलोकेशन क्या है. रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा गूगल कर करके पढ़ना पड़ेगा. निफ्टी 50 में 50 कंपनी का नाम चाहिए, उनका सेक्टर क्या है, मतलब बैंक से, आईटी से, एफएमसीजी से, फार्मा से, अलग अलग सेक्टर है. तो सेक्टर वाइज आप खोजिएगा. कितने सेक्टर टोटल मिलते हैं वो बताइएगा. टोटल कितने सेक्टर आपको मिलते हैं वो दिखिएगा, मतलब कितना इंडस्ट्री को जोड़ के निफ्टी को सिलेक्ट किया गया. टॉप 50 में आज कौन है, और उसका वेट का ब्रेकअप अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है. वेट ब्रेकअप नहीं मिले तो कम से कम नाम तो सभी को मिल जाएगा, कितना सेक्टर है वो भी मिल जाएगा. और उसके अलावा ये भी खोजिएगा, निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया का है, 4 और कंट्री का, 4 अदर कंट्री का मार्केट इंडेक्स का नाम क्या है. जैसे कि जापान का खोजिए, सिंगापुर का खोजिए, अमेरिका का खोजिए, ऐसे 4 और कंट्री का इंडेक्स का क्या नाम है, अपडेटेड रखिए. ये आपको कहाँ हेल्प कर जाएगा ना, जैसे कोई भी इंटरव्यू में कोई हेल्प हो गया, कभी ये सब पढ़ाई का हेल्प ऐसे कि एग्जाम में, जैसे सीए का स्पेशली इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट ले रहे हो तो उधर ये सब पूछ लेगा कभी. तो कुछ उधर इंटरनेशनल मार्केट भी बोल के एक पढ़ाई है, एक चैप्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट का भी पढ़ाई है. तो उधर में ये सब हल्का हल्का थ्योरी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. ओके. मार्केट इंडेक्स हुआ. नेक्स्ट लिखिए आप, मार्केट इंडेक्स और पोर्टफोलियो इज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो with no unsystematic risk.
with no unsystematic risk. Every investor is willing to invest. Every investor is willing to invest in market portfolio. Every investor is willing to invest in market portfolio. Under MPT, market portfolio is the one where Sharpe ratio is highest. तो शार्प रेशियो तो हाईएस्ट वाला पोर्टफोलियो मिल जाता है, वो तो मैंने आपको एक्सेल में खोज के भी दिखा दिया था कि शार्प रेशियो हाईएस्ट वाला पोर्टफोलियो मिल जाएगा आपको. फाइन. ठीक है. तो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इज मार्केट पोर्टफोलियो एंड मार्केट इंडेक्स. नेक्स्ट, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. Risk free rate of return. It is the rate of return from government securities, T-bill, gilt securities, etc. जिन्होंने मेरे साथ पिछला चैप्टर किया है बॉन्ड वैल्यूएशन वाला, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज वाला, उसमें आपको ये आरएफ निकालना भी सिखाया गया शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट का. जैसे एग्जांपल, 6% टी बिल is trading at 110 rupees. What is the RF? अब बात ये ना, टी बिल अगर आप 110 में खरीद रहे हो तो रिडीम तो होगा फेस वैल्यू पे ही, तो ऑब्वियसली जो रिटर्न आएगा वो 6% से कम आएगा. तो आंसर क्या होना चाहिए? What is the RF? What is the RF? 6/110. मतलब 6 रुपए का इनकम मिल रहा है 110 इन्वेस्ट करके. ठीक है, तो ये आ रहा है 5.45. एक और देखिए एग्जांपल, ₹100 फेस वैल्यू टी बिल of 91 days is trading at rupees 98.75. What is RF? यानी बेसिकली यील्ड रेट निकालना आपको, यील्ड. What is RF? कितना होगा RF? 5.08. कैसे निकाला? 100 माइनस 98.75 बाई 98.75 इंटू 365 बाई 91. मतलब जो रिटर्न आ रहा है वो 91 डेज में आ रहा है, तो उसको एनुअलाइज करना है. कितना है? 5.08. जैसे कई बार अलग अलग टी बिल का अलग अलग रेट है, आपके पास दोनों तीनों रेट है. टी बिल्स आर अवेलेबल at the rate 4.5% and 4.9%.
तो व्हाट विल बी द आरएफ? दो दो रेट वाला टी बिल मिल रहा है, तो आरएफ क्या मानोगे? एवरेज मानोगे और क्या करोगे? 4.5 प्लस 4.9/2, 4.5 प्लस 4.9/2, 4.7%। 4.7%। अच्छा, नेक्स्ट, आरएफ in general means RF in general means risk free real rate। RF in general means risk free real rate। ठीक है। अब रियल रेट क्या होता है, ये मैंने एकदम बेसिक वार्म अप क्लास में बताया था कि इंटरेस्ट रेट का 3 हिस्सा होता है। एक होता है सैक्रिफाइस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। कुछ याद आ रहा है ऐसा? दूसरा होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम, और तीसरा होता है रिस्क प्रीमियम। तो जो सैक्रिफाइस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन है, इसी को बुलाते हैं आरएफ रियल। ठीक है। और इन्फ्लेशन प्रीमियम के साथ अगर रिस्क फ्री रेट निकाल रहे हो, तो इन दोनों को मिला के क्या नाम हो जाता है? आरएफ नॉमिनल। और रिस्क प्रीमियम लेके जो नाम हो जाता है उसका क्या नाम है? रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल। ठीक है। तो मैं रिस्क प्रीमियम अभी इंक्लूड नहीं कर रहा। आरएफ नॉमिनल क्या होता है और रियल क्या होता है वो समझाना था। सीएमटी यूजेस आरएफ नॉमिनल रेट। सीएमटी क्या यूज करेगा? आरएफ नॉमिनल रेट। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, इफ इन अ क्वेश्चन RF is given as well as inflation premium is given, अगर दोनों दिया हुआ है, RF भी दिया हुआ है और इन्फ्लेशन प्रीमियम भी दिया हुआ है, देन अज्यूम गिवन RF इज risk free real, then assume given RF is risk free real। ठीक। तो टू फाइंड RF नॉमिनल क्या करोगे आप? RF नॉमिनल फाइंड करने का दो तरीका होता है। एक एडिटिव तरीका होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव तरीका है। ठीक है। तो एडिटिव तरीका होगा तो कैसे आएगा? प्लस कर देंगे, RF रियल प्लस इन्फ्लेशन। और मल्टीप्लिकेटिव में याद है क्या होता है? 1 प्लस RF रियल इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन -1।
एग्जाम्पल जैसे कि RF रियल रेट 6% है और इन्फ्लेशन प्रीमियम 4% है, तो RF नॉमिनल क्या होगा? अगर एडिटिव से जाएंगे तो 6 + 4 10%, और मल्टीप्लिकेटिव से जाएंगे तो तो 1.06 इंटू 1.04 - 1 10.24। फिर लास्ट आ रहा है CMT assumes RF nominal as per additive model only, as per additive model। तो CMT के सम्स में RF जब भी निकालोगे एडिटिव वे से निकालोगे, जस्ट ऐड कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है कि आपको इन्फ्लेशन प्रीमियम ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ये आपको अपने आप करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, एक लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या आंसर होगा? हम्म क्या करना है? एवरेज कर देना है बस, और एवरेज के लिए वेटेड एवरेज में नहीं जाना है, सिंपल। क्योंकि वो तो रेट्स दिया हुआ है, दो अलग अलग रेट्स है। पहला रेट है 4.3, दूसरा है 4.6 डिवाइड बाई 2, कितना रहा है? 4.45। अब इसमें कंफ्यूजन क्या आता है ना, ये अमाउंट देख के मन करता है कुछ और होगा, शायद 10 करोड़ को लेना है, 2500 करोड़ को लेना है, सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो रेट्स दिया हुआ है, 2500 करोड़ का उन्होंने ऑक्शन किया, आरबीआई ने 2500 करोड़ का टी बिल का ऑक्शन किया, उसका रेट है ये 4.3, बट 10-10 करोड़ वाला लॉट का 4.6 भी हो रहा है, तो दोनों का एवरेज मान लीजिए ना, आपको जो भी होगा वो एवरेज रेट से रिस्क फ्री रेट मान के अपना एलोकेशन करना है, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ाई है, आपका होमवर्क है निफ्टी का ब्रेकअप खोजना, सेक्टर आइडेंटिफाई करना, 4 और कंट्री का इंडेक्स खोजना, और एक्सेल में भी कम से कम एक मॉडलिंग करके दिखाओ मेरे को, ईमेल करो SJC का ईमेल आईडी पे, मैं भी देखूं आप क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज यहीं रुकते हैं, थैंक यू।